कृतिकॉन। 2004 की शुरुआत में मैं न्यू जर्सी के एक छोटे से शहर में पिज़्ज़ा डिलीवरी ड्राइवर का काम करता था। हमारी शॉप नई नई थी। हम सिटी में सबसे अच्छा पिज़्ज़ा के लिए जाने जाते थे, इसलिए दुकान पर लोकल लोगों से बहुत सारे ऑर्डर आते थे। बॉर्डर के बाहर से भी ऑर्डर मिलते थे। हम इतने पॉपुलर थे। खैर, बुधवार की रात थी और हमें ज़्यादा ऑर्डर नहीं मिले थे। वीक के बीच के दिनों में जब काम स्लो होता था और अगर हमारे पास करने को कुछ ना हो तो मेरे बॉस हमें पीछे वाले रूम में कंप्यूटर यूज करने देते थे। इसलिए पीछे के कमरे में रखा कंप्यूटर ही हमारे एंटरटेनमेंट का एक जरिया था। एक बार मैं ऑनलाइन था, कोई इंटरनेट ब्राउज़र गेम खेल रहा था। तभी शॉप पर एक कॉल आई। फ़ोन पर एक बुजुर्ग आदमी थे जो एक मीडियम पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे थे। लोकेशन सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर थी और रात भी बिजी नहीं थी, इसलिए मुझे ड्राइव करने में कोई दिक्कत नहीं थी। अब डायरेक्ट उस समय पर चलते हैं जब मैं रास्ते में था। मैंने अंदर की सड़कों पर एक शॉर्टकट लेने का फैसला किया, जिन पर मैं पहले कभी नहीं गया था। मेरे जीपीएस के हिसाब से रोड से लोकेशन लगभग 5 मिनट की दूरी थी। मुझे याद है कि मैंने राइट टर्न लिया और उस रोड पर आ गया जो मुझे मेरी मंजिल तक ले जाती। उस सड़क के दोनों साइड पेड़ थे और अपने सामने 4 फीट से ज़्यादा कुछ नहीं देख सकते थे। मैं मानता हूँ कि उस रोड से गुजरना थोड़ा डरावना था, लेकिन मैंने ये सोचकर इग्नोर कर दिया कि मैं बस खामोखा डर रहा हूँ। अचानक लगभग 2-3 मिनट बाद मेरी हेडलाइट की रोशनी किसी पर पड़ी जो सड़क पर रेंग रहा था। वो पूरा भीगा हुआ था। मेरे मुंह से निकला, ओ शिट। मैंने गाड़ी तेजी से घुमाई। जब मैंने अपने रियर व्यू मिरर देखा तो वो इंसान खड़ा हो गया और जब मैं पास से गुजरा तो बस मुझे घूरता रहा। ठीक से देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो एक औरत थी जो पानी में पूरी तरह भीगी हुई थी। उस सड़क के ठीक बगल में एक नदी थी। मैंने सोचा कि शायद वो वहाँ से निकलकर हेल्प के लिए सड़क पर आई होगी, लेकिन उसकी हुलिया और जिस तरह से वो पेड़ों के बीच से रेंगते हुए बाहर आई थी वो बहुत ही अजीब था और उसने मुझे अंदर तक हिला दिया था। मैं कस्टमर के घर पहुंचा और मुझे सर्विस के लिए $10 की टिप मिली। रिटर्न में मैंने वही रास्ता लिया इस उम्मीद में कि वो औरत फिर से मिल जाएगी, पर वो नहीं मिली। ये मेरे इतने सालों में फूड डिलीवरी काम में अब तक की सबसे बड़ी डरावनी चीज़ थी। और फिर उस औरत का कोई पता नहीं चला। ऑस्टिन एक कॉलेज स्टूडेंट था जो एक छोटे से लोकल पिज़्ज़ा प्लेस पर काम करता था। उसे शॉप बंद होने से ठीक पहले एक डिलीवरी मिली। जब उसने एड्रेस लिखा तो उसने देखा कि ये सिटी का एक खराब इलाका है और उसने मजाक में खुद से सोचा, लगता है आज मैं लूटने वाला हूँ। ऑर्डर $20 से भी कम का था, लेकिन कस्टमर ने पूछा कि उसके पास $100 का छुट्टा होगा। ऑस्टिन कहा नहीं। ऑस्टिन सोचा, हाँ अब तो पक्का लूटने वाला हूँ। वो अब भी खुद से मजाक ही कर रहा था। वो गाड़ी चलाकर उस मोहल्ले में पहुंचा, ऐसी जगह जहां कोई भी रात 1 बजे के बाद नहीं जाना चाहेगा। वो घर के सामने रुका। कहीं कोई लाइट नहीं जल रही थी, लेकिन उसे धुंधली रोशनी में पोर्च पर बैठे 2 लोग की परछाई दिखी। ओह गॉड, मैं शायद सच में लूटने वाला हूँ। वो मन ही मन सोचता रहा। वो उस अंधेरे घर की ओर बढ़ा और ऑर्डर देने के लिए पोर्च पर बैठे 2 आदमियों के पास पहुंचा। उनमें से एक अजीब तरह से बहुत छोटा था। क्या तुम्हारे पास $100 का छुट्टा है? उनमें से एक ने पूछा। ऑस्टिन ने कहा नहीं और उन्हें याद दिलाया कि उसने फ़ोन पर भी यही बताया था। वो कुछ नहीं बोले। छोटा वाला आदमी पैसे लेने के लिए उस अंधेरे घर के अंदर चला गया। ऑस्टिन दूसरे आदमी के साथ बाहर ही खड़ा रहा, जो बस चुपचाप उसे घूर रहा था। 2 मिनट बीते, फिर 5 मिनट, फिर 10। पिज़्ज़ा ठंडा होने लगा था। घर के अंदर अभी भी घना अंधेरा था। दूसरा आदमी बस ऑस्टिन को घूरता ही रहा। ऑस्टिन को कुछ गड़बड़ी लगी। वो अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा। उसने अपनी मोबाइल की घड़ी देखी। उसकी शिफ्ट तो कुछ ही देर पहले ही खत्म हो जानी चाहिए थी। घबराकर ऑस्टिन उस आदमी से कहा, एक्सक्यूज़ मी, मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है, मुझे घर जाना है, आप ये पिज़्ज़ा फ्री में रख लीजिए। वो मुड़ा और अपनी कार की ओर वापस जाने लगा। लगभग आधे रास्ते में पोर्च की लाइट जल गई। उसने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी। उसे उन दोनों की शैडो दिखी, एक लंबी और एक अजीब तरह से छोटी।
आधे सेकंड बाद उसने एक झपट्टे की आवाज़ सुनी, जैसे वे दोनों पोस्ट से कूदे हों। अगले ही पल एक आदमी ने ऑस्टिन का हाथ पकड़ लिया और उस पर चाकू तान दिया। छोटे वाले ने उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, उसने कहा। ऑस्टिन के दिमाग में पहला ख्याल ये आया कि वो लूटने के बारे में सही था। दूसरा ख्याल ये था कि मुफ्त वीजा के लिए धन्यवाद कहने का ये बहुत घटिया तरीका था। ऑस्टिन मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन उसकी प्रैक्टिस छूट चुकी थी। वो स्ट्रांग और जीती था। उस गहमा गहमी में उसने छोटे आदमी से अपना हाथ छुड़ाया और चाकू से बचने के लिए अपने पिज्जा बैग को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। फिर वो मुड़ा और दूसरे आदमी के चेहरे पर किसी मॉर्टल कॉम्बैट वाले मूव की तरह हमला करने की कोशिश की। ऑस्टिन के हाथ आदमी के चेहरे के किनारे लगने से चूक गया और उसकी उंगली सीधे उस आदमी की आंख के गड्ढे में घुस गई। ऑस्टिन ये महसूस करके घबरा गया कि उसने कोई अंगूर जैसी चीज पकड़ ली है। उसने हाथ अपने पीछे खींचा और अनजाने में उस आदमी की आंख बाहर निकाल दी। जी हाँ, आपने सही सुना। तीनों एक ही समय पर चिल्लाने लगे। पहला जिसकी आंख बाहर निकल गई थी, दूसरा ऑस्टिन, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने अभी अभी क्या कर दिया है, और तीसरा वो छोटा आदमी जिसने ये सब होते हुए देखा था और वो चिल्लाता हुआ घर के पीछे अंधेरे में कहीं भाग गया। ऑस्टिन ने गिरा हुआ चाकू उठाया और 911 पर कॉल कर दिया, जबकि दूसरा आदमी जमीन पर तड़प रहा था। लगभग 5 पुलिस की गाड़ी वहां पहुंची। पुलिस वालों को ये सीन बहुत मजेदार लगी और वे जमीन पर पड़े आदमी को पायरेट कहकर बुला रहे थे। उन्होंने ऑस्टिन को छोटे वाले आदमी का हुलिया बताने को कहा। उसने बता दिया और उनमें से एक ने कहा, रुको जरा। 2 ऑफिसर घर के पीछे गए। 10 मिनट बाद वे उसे साथ लेकर वापस आए। वे सब उस आदमी को जानते थे। जाहिर है वे पहले भी उसके घर काफ़ी बार जा चुके थे और वो एक पुराना अपराधी था। ऑस्टिन बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन गया, जहाँ पर मौजूद कई कर्मचारियों ने उसे ये कहानी दोबारा सुनने के लिए कहा। ऑस्टिन को अच्छी इंक्रीमेंट मिली और उसने ग्रेजुएट होने तक उसी पिज्जा प्लेस पर ही काम किया। मैं एक पॉपुलर पिज्जा चेन के लिए फुल टाइम पिज्जा डिलीवरी ड्राइवर का काम करता हूँ। मुझे ये करते हुए लगभग 1 साल हो गया है। मैं जो भी पैसा कमाता हूँ उसे अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए लगा रहा हूँ। मुझसे ये मत पूछना कि मैं अपनी जॉब और स्कूल एक साथ कैसे मैनेज करता हूँ, क्योंकि सच कहूँ तो मुझे खुद भी नहीं पता। मैं मैक्सिमम फुल वीक काम करता था, इसलिए मैं लगातार इधर उधर डिलीवरी करता रहता था। मैं सवाना जॉर्जिया में रहता हूँ, तो यहाँ काम हर सेकंड मिलता रहता है। मैं लगभग 3 घंटे तक डिलीवरी करने के बाद रेस्टोरेंट वापस आया ही था कि मुझे एक और डिलीवरी मिल गई। शुक्र है ये ज़्यादा दूर की ड्राइव नहीं थी और सिर्फ एक ही पिज़्ज़ा था, इसलिए मुझे राहत महसूस हुई कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं पिज़्ज़ा लेकर कार में गया और अपने फ़ोन में एड्रेस डाला। बस जानकारी के लिए मैंने पता कॉपी करके गूगल अर्थ में पेस्ट कर दिया ताकि देख सको कि घर कैसा है। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा ऐसा करने की आदत रही है, भले ही ये थोड़ा अजीब लगता है। वो घर लाल ईंटों से बनी एक पुरानी टूटी फूटी 2 मंजिला हवेली थी। अगर इसका रख रखाव बेहतर होता तो ये किसी सपने जैसा घर से कम नहीं था। मैं तुरंत खुश हो गया, क्योंकि अमीर लोग अक्सर दूसरों से ज़्यादा टिप देते हैं। मैं लगभग 10 मिनट के अंदर अंदर घर पर था। पिज्ज़ा अभी भी गर्म था, इसलिए ग्राहक खुश हो जाता है। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने लोग शिकायत करते हैं अगर उनका पिज्ज़ा थोड़ा सा भी ठंडा हो जाए। मैं घर के पास गया और डोरबेल बजाई, और तभी मुझे डोर की तरफ आते धीमे कदमों की आहट सुनाई दी और फिर वो रुक गए। डैन के लिए डिलीवरी है, मैं चिल्लाया। 1 मिनट तक सन्नाटा छाया रहा। हालांकि मुझे पता था कि डोर के पीछे कोई है, इसलिए वह मुझे ज़रूर सुन सकते थे। बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट था, इसलिए मैं जितनी देर इंतज़ार करता पिज़्ज़ा उतना ही ठंडा होता जाता। फाइनली मैंने दरवाजे का ताला खोलने की आवाज़ सुनी। सामने एक बुजुर्ग महिला थी जो मुझे घूर रही थी। 1 सेकंड के लिए मुझे लगा कि मैं गलत घर में आ गया हूँ, क्योंकि ऑर्डर देने वाला एक आदमी था। अचानक वो बोलने लगी, ये कहते हुए कि डैन उसका बेटा है और वो अभी अभी घर से बाहर निकला है, वो जल्दी वापस आ जाएगा। इस बीच उसने मुझे अंदर आने के लिए कहा। अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। ये गलत महसूस हो रहा था। बाहर ठंड मिनट दर मिनट बढ़ती जा रही थी और मैंने सच में उसका ऑफर मान लिया। मैं अंदर गया और महसूस किया कि ये इतना गर्म नहीं था जितना उसने कहा था। शायद थोड़ा गर्म था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं।
उसने मुझे इंतज़ार करते समय कुछ खाने के लिए ऑफ़र किया, लेकिन हमारे पॉलिसी के अनुसार हम कस्टमर से खाना नहीं ले सकते। मैं उस घर में लगभग 10 मिनट तक ठंड में ठिठुरता रहा। फिर मैंने उससे कहा कि मैं पिज़्ज़ा यहीं छोड़ देता हूँ। उसने सिर हिलाया और मुझे देखती रही। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मुझे ऊपर से एक ऐसी खून जमा देने वाली चीख सुनाई दी जो पूरे घर में गूंज गई। मैंने ऊपर घने अंधेरे में देखा और फिर उस औरत की तरफ देखा जिसने तब कुछ ऐसा कहा जिससे मेरा खून जम गया। मुझे लगता है तुम्हारे जाने का समय हो गया है। हालांकि उसके बातों से मैं ज़्यादा नहीं डरा। ये उसका लहजा था। जिस तरह से उसने कहा मानो वो एक चेतावनी हो कि अभी यहाँ से निकल जाओ। मैं कुछ ही सेकंड में उस घर से बाहर था। इस समय किसी टिप या पैसे की परवाह किए बिना मैं जो महसूस कर रहा था उसे बताने के लिए डर शब्द काफ़ी नहीं है। आपको वहाँ होना चाहिए ये सुनने के लिए कि मैंने क्या सुना था। वो आवाज़ इंसान की लग ही नहीं रही थी। मैं सड़क पर गाड़ी भगा ले गया, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और अपने मैनेजर को इस बारे में कॉल किया। वो चिड़चिड़ मूड में था और उसने बस मुझे ये कहा कि डिलीवरी करते रहो और इस बारे में चिंता मत करो। मेरा मन तो पुलिस को बुलाने का था, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी नौकरी जा सकती है। मेरा बाकी का दिन नॉर्मल रूप से ही बीता। बस एक कंप्लेंट आई थी कि टेपिंग गलत थी। इसके अलावा डे के एंड तक मैंने अच्छी खासी टिप में कमाई कर ली थी। ये लगभग 1 हफ्ते की बात है और मुझे अभी भी नहीं पता कि ऊपर से वो चीखने की आवाज़ किसने निकाली थी। मुझे लगता है कि ये किसी तरह का भद्दा मजाक था। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मैं दूसरे विकल्प के बारे में सोचना ही नहीं चाहता। मैं ये रात कभी नहीं भूलूंगी। मैं जिस पिज़्ज़ा प्लेस पर काम करती थी वो क्लोज होने वाला था और मैं घर जाने के लिए रेडी थी कि फ़ोन बजा। उस रात काउंटर में अकेली थी, इसलिए मैं कॉल ले रही थी। मैंने फ़ोन उठाया, पूरी तरह साइलेंट। मैंने फ़ोन रख दिया। लगभग 1 मिनट बाद फिर से फ़ोन बजा। मैंने फ़ोन उठाया, अभी भी साइलेंट। मैं फ़ोन रखने ही वाली थी कि मुझे दूसरी तरफ एक बुजुर्ग औरत की बहुत कमज़ोर और धीमी आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने कहा उन्हें एक रेगुलर पिज़्ज़ा चाहिए। मैं फ़ोन पर तो पोलाइट बनी रही, लेकिन अंदर ही अंदर चिल्ला रही थी। मैं शिफ्ट ख़त्म करके घर जाना चाहती थी। मैंने अपने बॉस को आवाज़ दी कि कोई डिलीवरी के लिए कह रहा है। अंदाज़ा लगाइए क्या हुआ होगा। उन्होंने मुझसे कहा मुझे जाना होगा। मैं पहले तो परेशान हुई, लेकिन फिर मुझे लगा टिप मिल सकती है। बुजुर्ग लोग आमतौर पर सबसे ज़्यादा टिप देते हैं, इसलिए मैंने जाने का फैसला किया। मैंने एड्रेस लिखा और बताया कि पिज़्ज़ा जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन वो पहले ही फ़ोन काट चुकी थी। मैंने मन में सोचा ये कितनी बदतमीजी है। मैंने इसे इग्नोर किया और शेफ को चिल्लाकर कहा कि मुझे एक रेगुलर पिज़्ज़ा चाहिए। मेरे बॉस ने मुझे कहा कि डिलीवरी के बाद सीधे घर चले जाना क्योंकि दुकान बंद हो जाएगी। रात 10 बजे से कुछ देर पहले मैं अपनी कार में बैठी, पता अपने फ़ोन के जीपीएस में डाला। घर 7 मील दूर था। जीपीएस मुझे शहर के एक शांत हिस्से में ले गया। मैं घर पहुंची। ये एक सुनसान सड़क पर छोटा 1 मंजिला घर था। मैंने पिज़्ज़ा लिया और डोरबेल बजाई। घर में कोई लाइट नहीं जल रही थी। मुझे लगा कि उसने गलत पता तो नहीं दिया होगा। मैंने फिर से घंटी बजाई। अभी भी कोई जवाब नहीं आया। मैं हार मानने ही वाली थी कि मैंने अपना सिर घुमाया और किसी को खिड़की पर खड़ा देखा। मैं थोड़ा डर गई और पीछे हट गई, लेकिन फाइनली उस इंसान को देखने के लिए खिड़की के पास गई। वो एक बुजुर्ग औरत थी, शायद 70 ईयर्स की। वो बस एक फीलिंगलेस फेस के साथ मुझे घूरती रही। मैं ग्लास के पार से उस पर चिल्लाया कि मेरे पास उसका पिज़्ज़ा है। उसने मेरी बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया तो मैं और जोर से चिल्लाई। उसके फेस पर एक बड़ी स्माइल थी। ये रियल स्माइल नहीं थी, ये एक ऐसी स्माइल थी जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। मुझे आज भी उसका वो चेहरा याद है। मुझे लगा मैं काफ़ी डर चुकी हूँ। मैं अपनी कार में वापस गई और पिज़्ज़ा पैसेंजर सीट पर रख दिया। मुझे अपने बॉस को इस बारे में मैसेज करना था। उसे एक छोटा मैसेज भेजने के बाद मैंने अपनी कार स्टार्ट की, वहाँ से निकलने के लिए रेडी थी।
मैंने दाईं ओर एक नज़र देखा तो पाया कि वो औरत ठीक मेरी पैसेंजर साइड की गेट के बाहर खड़ी थी और मुझे उसी तरह घूर रही थी जैसे पहले घूर रही थी। मैंने अपनी कार सड़क पर भगा दी और पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे बॉस ने मुझे फिर कभी देर रात की डिलीवरी करने के लिए नहीं कहा। रात में फूड डिलीवरी करना नॉर्मली पीसफुल होता है। सड़कें क्लीन, कोई भीड़ भाड़ नहीं होती और आप बस म्यूजिक या पॉडकास्ट सुनते हुए एक घर से दूसरे घर बर्गर और पिज्ज़ा पहुंचाते रहते हैं। मुझे ये अच्छा लगता है। ये एक तरह से ध्यान लगाना जैसा है, बस अंधेरी सड़कें, मैं और मेरे विचार। लेकिन वो रात अलग महसूस हुई, पर अच्छी वाली नहीं। देर हो चुकी थी, शायद रात के 11 बज रहे थे और मैं कुछ घंटों से गाड़ी चला रहा था। रात का काम खत्म करने से पहले मेरे पास बस एक और ऑर्डर था। सिटी के किनारे किसी सुनसान जगह पर एक और ड्रॉप ऑफ था। आप जानते हैं कि कैसा होता है, लंबी सड़कें जहाँ आसपास कोई नहीं होता और कहीं कोई स्ट्रीट लाइट नहीं होती। एक पिज्ज़ा और एक सोडा था, बस। मैंने रेस्टोरेंट से खाना लिया, उसे पैसेंजर सीट पर रखा और जीपीएस में पता डाला। ये लगभग 15 मिनट की दूरी पर था। मैंने सोचा मैं इसे डिलीवर करूंगा और शायद एक अच्छी टिप मिलेगी और फिर घर चला जाऊंगा। मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट की। जैसे ही मैंने सिटी के बीच एरिया छोड़ा, सड़कें सुनसान हो गई। आसमान बिल्कुल काला था, सिवाय कुछ सितारों के। मुझे बस अपने इंजन की गूंज और हवा चलने पर पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैं जितना आगे बढ़ता गया, सड़कें उतना ही खाली होती गई। घर और भी दूर दूर होते गए। आमतौर पर इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे रात में अकेलापन पसंद है, लेकिन इस खास ड्राइव में कुछ अजीब लग रहा था। मैं ड्राइव में शायद 5 मिनट ही आगे बढ़ा था कि मैंने पीछे एक कार देखी। वो बहुत पीछे नहीं थी, एक ठीक ठाक दूरी बनाए हुए, लेकिन मैं अपने रियर व्यू मिरर में उसकी हेडलाइट्स देख सकता था और ये मुझे परेशान कर रहा था। मैंने आगे की सड़क को देखा, खाली, और फिर वापस कार को। इतनी रात को कोई और गाड़ी देखना अजीब था। मैंने इसे मन से निकालने की कोशिश की। बहुत से लोग देर रात गाड़ी चलाते हैं, शायद वे भी उसी साइड जाते होंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना? मैं गाड़ी चलाता रहा। वो कार अभी भी मेरे पीछे थी, हमेशा उसी दूरी पर। ये इतनी पास नहीं थी कि लगे कि वो मेरा पीछा कर रही है, लेकिन इतनी दूर भी नहीं थी कि लगे बस एक इत्तेफाक है। मैंने सोचा मैं भी मुझसे आगे निकल जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे बस वहीं बने रहे, एक परछाई की तरह। मैंने जीपीएस देखा, 10 मिनट बाकी थे। मैं 10 मिनट और झेल सकता था। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, मैं टेंशन में आ गया। वो कार अभी भी मेरे पीछे थी, मेरी रफ्तार के साथ अपनी रफ्तार बनाए हुए, चाहे मैं कितना भी तेज या धीमा चलूं। मैं खुद को समझाया, शायद वो भी वहीं रहते होंगे, शायद वो भी मेरी तरह घर जा रहे हैं। लेकिन कुछ तो था जो ठीक नहीं लग रहा था। मैंने छोटी सड़क पर एक टर्न लिया, उस तरह की सड़क जिस पर हर साइड में केवल एक लेन होती है और किनारे पर गाड़ी खड़ी करने की जगह भी नहीं होती। सड़क मुड़ती और घूमती रही, छोटे ढलान में उतरती और फिर चढ़ती रही। दोनों तरफ घने जंगल थे। उस तरह की सड़क जहाँ ऐसा लगता है कि आप मीलों तक अकेले हैं, सिवाय इसके कि मैं अकेला नहीं था। हेडलाइट्स अभी भी वही थी, पहले की तरह ही लगातार मेरा पीछा करती रही। मुझे वो अंदर से आने वाली फीलिंग हुई जो चिल्लाकर कहता है कुछ गड़बड़ है, भले ही आप समझ ना पाए कि क्यों। मैंने फिर से जीपीएस देखा, 5 मिनट बाकी थे। मैंने एक और टर्न लिया, इस बार ऐसी सड़क पर जहाँ रोशनी ना के बराबर थी। दोनों तरफ के पेड़ एक सुरंग की तरह करीब आ रहे थे। मेरी पीछे वाली कार ने भी वही टर्न लिया। अब मैं इसे और इग्नोर नहीं कर सकता था। ये हो ही नहीं सकता था कि बस यूं ही उसी दिशा में जा रहे हों। मुझे तो ये भी यकीन नहीं था कि ये सड़क कहीं और भी जाती है। मैंने रफ्तार बढ़ाई, हमारे बीच कुछ दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन उस कार ने भी रफ्तार बढ़ा दी। बस अब कोई सफाई नहीं। मेरा पीछा किया जा रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वे क्या चाहते हैं? क्या वे मुझे लूटना चाहते हैं या कोई पागल था जो मेरे साथ मजाक कर रहा था? मुझे पता था कि मुझे कुछ करना होगा। मैं उन्हें कस्टमर के घर तक भी नहीं ले जाने वाला था, बिल्कुल नहीं। मैंने एक पल में फैसला किया। आगे मुझे मेन रोड से कटती हुई एक छोटी सी कच्ची सड़क दिखाई दी। मुझे नहीं पता था कि ये कहाँ जाती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने बिना सोचे समझे स्टीयरिंग को जोर से घुमाया और कच्ची सड़क पर उतर गया। और जैसे ही उस संकरे रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ा, धूल का गुब्बारा उठा। जब मैं मोड़ से गुजरा, मेरे पीछे की हेडलाइट्स 1 सेकंड के लिए गायब हो गई। मैंने रियर व्यू मिरर देखा, कुछ नहीं। एक पल के लिए मुझे लगा वो चले गए, लेकिन फिर जितनी जल्दी वे गायब हुए थे, उतनी ही जल्दी हेडलाइट्स फिर से दिखाई दी, ओवड़ खावड़ जमीन पर उछलती हुई।
मेरे मुंह से एक हल्की सी गाली निकली। कच्ची सड़क मुड़ती और घूमती रही और जैसे जैसे मैं जंगल में गहराता गया वो और भी संकरी होती गई। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मैं रुक भी नहीं सकता था। दूसरी कार करीब आ रही थी। मैंने शांत रहने की कोशिश की, अपना ध्यान आगे की सड़क पर रखने की कोशिश की, लेकिन डर मुझे जकड़ रहा था जिसे कुछ भी सोचना मुश्किल हो रहा था। मैं बजरी पर टायरों की चरमराहट की आवाज़ सुन सकता था और जब मैं तेज़ी से गुजरता तो टहनियाँ मेरी कार के किनारे से टकराती। आगे सड़क दो रास्तों में बढ़ गई। मुझे नहीं पता था कि उनमें से कोई भी कहाँ जाता है, लेकिन मेरे पास सोचने का समय नहीं था। मैंने बाएं रास्ता लिया इस उम्मीद में कि ये कहीं ना कहीं तो निकलेगा, कहीं भी जो मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल दे। मेरे पीछे वाली कार ने राइट ले लिया। एक पल के लिए मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। उन्होंने मेरा पीछा क्यों नहीं किया, उन्होंने दूसरा रास्ता क्यों नहीं लिया। लेकिन फिर मुझे समझ आया, उन्हें मेरा पीछा करने की ज़रूरत नहीं थी। वो इन सड़कों को मुझसे बेहतर जानते थे। वो मेरा रास्ता काट रहे थे। जिस पल मुझे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, दिल सीने से बाहर आने लगा था। वो घूमकर मेरा रास्ता रोक लेंगे। मैंने गैस पर पैर मारा। पेड़ धुंधले होकर गुजर रहे थे। इससे पहले कि वो मेरा रास्ता काट सकें, मुझे यहाँ से निकलना था। मेन रोड पर वापस जाने का रास्ता खोजना था। लेकिन सड़क और भी उबड़ खाबड़ होती जा रही थी। गड्ढों और पत्थरों के कारण बैलेंस करना मुश्किल हो रहा था। मैं महसूस कर सकता था कि कार संघर्ष कर रही है। व्हील ढीली मिट्टी पर फिसल रहे थे। आगे मैंने देखा कि पेड़ कम हो रहे हैं, सड़क सीधी होने लगी है। मैं लगभग सेफ था और फिर जैसे ही मुझे लगा कि मैं निकल गया, मैंने उसे देखा। वो कार वहीं थी, सड़क के पार तिरछी खड़ी थी, मेरा रास्ता रोक रही थी। हेडलाइट्स बंद थीं, लेकिन मैं उस गाड़ी की काली परछाई देख सकता था जो मेरा इंतजार कर रही थी। वो पहले ही पहुंच गए थे। मैंने ब्रेक मारे, टायर चीखने लगे और कार दूसरी कार से कुछ फीट की दूरी पर फिसल कर रुक गई। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने स्टीयरिंग व्हील पकड़ा। मेरा दिमाग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। सड़क बहुत संकरी थी और इससे पहले कि मैं दूर जा पाता वो मुझे पकड़ लेते। लेकिन मैं ये नहीं देख सका कि अंदर कौन है। खिड़कियाँ टिंटेड थी और हेडलाइट्स अभी भी बंद थीं। ये बस वहाँ चुपचाप खड़ी थी, इंतजार कर रही थी। और फिर ड्राइवर साइड का दरवाज़ा खुला। मैंने कार को रिवर्स में डाला, जितनी तेज हो सके पीछे हटा बिना नियंत्रण खोए। मेरे सामने वाली कार नहीं हिली, लेकिन मैं उस तनाव को महसूस कर सकता था जैसे कुछ टूटने वाला हो। मुझे अब भी परवाह नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे बस दूर जाना था। कच्ची सड़क उबड़ खाबड़ थी, मेरी कार हर मोड़ पर उछल रही थी, लेकिन मैं चलता रहा। मैं अपने पीछे दूसरी कार के इंजन के तेज होने की आवाज़ सुन सकता था। फाइनली उसके बाद मैंने आगे मेन रोड देखी। पेड़ खुल गए, कच्ची सड़क पक्की सड़क में बदल गई। मैं बिना देखे सड़क पर तेज़ी से बढ़ा। जब मैं वापस हाईवे पर आया, मेरे टायर चीख रहे थे। जंगल का अंधेरा बहुत पीछे छूट गया था। मुझे कभी पता नहीं चला कि उस कार में कौन था या वे मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। शायद वे बस मेरे साथ मजाक कर रहे थे, मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे, या शायद ये कुछ और बुरा था। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं जानना नहीं चाहता था। मैं गाड़ी चलाता रहा जब तक कि मैं शहर वापस नहीं आ गया। शहर की रोशनी ने मुझे थोड़ा सेफ महसूस कराया। जब भी मैं रात में उन अंधेरी खाली सड़कों पर गाड़ी चलाता हूँ, मैं रियर व्यू मिरर देखता रहता हूँ। उन हेडलाइट्स को फिर से देखने का इंतज़ार करता हूँ, क्योंकि वहाँ अंधेरा में आप कभी नहीं जानते कि कौन आपका पीछा कर रहा है या क्यों।